इस दुनिया की भीड़ में जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ जाता है तो वो लोगों से मदद मांगता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के नाम पर सामने वाले को और बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिससे जान का भी खतरा हो सकता है। काली अंधेरी रात में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है। एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़कर जाने लगते हैं। सुमित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। दिशा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। बेबी, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारी पसंद वो मेरी पसंद। तभी उड़कर जा रहे कौवे में से एक कौवा कार की ओर मुड़ जाता है और विंड स्क्रीन से टकराकर मर जाता है। विंडशील्ड क्रैक हो जाती है और खून भी लग जाता है। सुमित झट से ब्रेक मारकर कार रोकता है। दोनों कार से बाहर आते हैं। दिशा घबराई हुई है। वहीं सुमित मरे हुए कौवे को देख रहा है। सुमित आगे बढ़ता है और कौवे को उठाकर दूर फेंक देता है। सुमित, मुझे इस रास्ते से जाना ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये खटारा। हम किसी और रास्ते से चलें? बेबी, ये खटारा कार नहीं है बल्कि खानदानी कार है। और बेबी, हम बहुत आगे तक जा चुके हैं, तो और अभी दूसरे रास्ते से जाना मतलब फिर से हमें वापस शहर जाना होगा। अब चलो कार में बैठो, नहीं तो यहीं पूरी रात बितानी पड़ेगी। दोनों कार में बैठते हैं और वहीं से जाने लगते हैं। कार सुनसान घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही होती है। तभी कार अचानक 2-3 झटके के साथ एक जगह पर रुक जाती है। सुमित कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। यह देखकर दिशा का मूड खराब होने लगता है। सुमित दिशा के हाव भाव से समझ जाता है कि वो परेशान हो रही है। कुछ सोचता हुआ सुमित कार से बाहर निकलता है। सुमित कार के फ्रंट पर जाकर बोनट खोलकर फॉल्ट चेक करने लगता है। दिशा भी उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, मैंने कहा था हनीमून पर हम किसी और दूसरी कार से चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही आदम जमाने की खटारा कार ले जाना था ना। हो गई ना फिर से खराब। पता नहीं अब हम कब तक गोवा पहुँचेंगे। काम डाउन स्वीट हार्ट, नाराज क्यों होती हो? ये मेरे दादाजी की खरीदी हुई पहली कार है। तुम्हें पता है, हमारे परिवार में जो कोई भी इस कार से हनीमून के लिए जाता है उसे खुशखबरी बहुत जल्दी मिलती है। घबराई हुई दिशा अंधेरे में इधर उधर देखने लगती है, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ नजर नहीं आता है। तभी उसके कान के पास कोई आता है। कौन हो तुम? आवाज सुनकर दिशा आवाज की ओर एक झटके से पलट गई, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे लगता है कि उसके साथ ये शरारत सुमित ने की है, लेकिन सुमित को अपने आगे खड़ा देखकर दिशा डर से सहम उठती है कि फिर वो आवाज किसकी थी। ये सवाल दिशा के दिमाग में घर कर जाता है। सुमित, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट वरी बेबी, कार स्टार्ट होते ही हम चल देंगे। दिशा, क्या हुआ? चुड़ैल तुम्हारे पीछे। सुमित मोबाइल की लाइट ऑन करके देखता है तो उसके पीछे एक बूढ़ी महिला दिखती है। लगातार बिजली कड़क रही है। दिशा को अब भी थोड़ा अजीब लगता है। दिशा, ये चुड़ैल नहीं बल्कि कोई दादी अम्मा है। दादी अम्मा, हमारी कार खराब हो गई है। हमें आज रात यहाँ आसपास कोई रहने की जगह मिल सकती है क्या? सुमित, हमें इस तरह किसी अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। ऊपर से ये दादी अम्मा कम चुड़ैल ज्यादा लग रही है मुझे। अब हर कोई तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत तो नहीं लग सकता ना डार्लिंग। डोंट वरी, ये एक बुढ़िया है। इसके खुद के पैर कब्र में हैं। ये भला हमारा क्या बिगाड़ लेगी? पास ही एक डाक बंगला है जहाँ मैं देख रेख का काम करती हूँ। तुम दोनों वहाँ रुक सकते हो। डाक बंगला का दरवाजा अंदर की ओर डरावनी आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर उषा और उसके पीछे सुमित और दिशा खड़े होते हैं। तीनों अंदर आते हैं कि तभी दिशा के ऊपर एक सांप गिर जाता है। दिशा चीखती हुई उछलने लगती है। उषा
उससे कहती है, घबराओ नहीं, नकली है, खिलौना है। मेरे पोते और पोती इससे खेलते हैं। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सुमित और दिशा एक कमरे की ओर चल देते हैं। उषा जाते हुए उन्हें देखती है। वहीं उसके चेहरे पर चुड़ैल का रूप भी नजर आता है। सुमित और दिशा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उषा चुड़ैल के रूप में दोनों को खाते वक्त साइड में खड़ी होकर देखती है और स्माइल करती है। तभी दिशा ग्लास में पानी पीती है और ग्लास जैसे ही टेबल पर रखती है, उसे थाली में खाने की जगह बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वो जोर से चीख उठती है और थाली दूर फेंक देती है और उल्टी करने की कोशिश करने लगती है। दिशा, क्या हुआ दिशा? क्या हुआ? आर यू ओके? तुमने खाना क्यों फेंक दिया? मेरी थाली में छिपकली, गिरगिट और बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। मैं खाना नहीं, कीड़े मकोड़े खा रही थी। तुम भी ये खाना मत खाओ, फेंक दो सब कुछ। दिशा फेंकी हुई थाली की ओर देखती है तो उसे सिर्फ खाना ही नजर आता है। फिर सुमित दूध का ग्लास लेकर उसे दूध पीने के लिए देता है। दिशा दूध पीने लगती है। तभी उसे लगता है कि वो खून पी रही है। वह ग्लास में देखती है तो दूध लाल दिखाई देता है। वो झट से ग्लास फेंक देती है और खून खून चिल्लाने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो दिशा? देखो वहां ना तो छिपकली है, ना ही गिरगिट है और ना ही कोई कीड़े मकोड़े हैं। इट्स ओके, ये लो, दूध पी लो। सुमित इसमें खून है। मुझे खून पिला रहे हो? दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो खून नहीं है, दूध है। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो। चलो चलकर सोते हैं। सुमित गहरी नींद में सो रहे हैं। दिशा को नींद नहीं आ रही है और वो बेड पर बैठी है। उसकी नजर खिड़की की ओर जाती है तो उसे वहां चुड़ैल खड़ी नजर आती है। जोर जोर से चीखने लगती है। सुमित हड़बड़ाकर उठ जाता है और पूछता है, दिशा क्या हुआ? सुमित और दिशा दोनों खिड़की की ओर देखते हैं पर कोई भी नजर नहीं आता है। सुमित उठकर खिड़की बंद कर देता है और दिशा से कहता है, दिशा, जो कुछ भी तुम देखकर चीख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं सुमित, मेरा बिलीव करो, वहाँ सच में कोई चुड़ैल जैसी थी। मैंने अच्छे से देखा है दिशा, वहां ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज, तुम बहुत घबराई हुई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सुमित किचन की ओर जाता है। वहां फ्रिज रखा हुआ है। सुमित पानी निकालता है और फ्रिज का डोर बंद करके वापस मुड़ता है कि उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है। वो फ्रिज वापस खोलता है और वो बुरी तरह हैरान रह जाता है। फ्रिज में एक कटा हुआ सर रखा हुआ नजर आता है। सुमित बुरी तरह से डर जाता है। तभी दिशा की चीख सुनाई देती है। सुमित आवाज की ओर देखता है। सुमित, वो फिर आई थी। सुमित, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो फिर आई थी, वो चुड़ैल ही है। तुम सही कह रही हो, ये जगह सही नहीं है। मैंने भी फ्रिज में किसी इंसान का कटा हुआ सर देखा है। चलो निकले यहाँ से। सुमित और दिशा गेट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों गेट के पास पहुंचते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। दोनों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। दिशा पीछे पलटकर देखती है। तभी बिजली कड़कती है। उस बिजली की रोशनी में दिशा को उस घर की छत पर चुड़ैल उड़ते हुए दिखाई देती है। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित भी ऊपर देखता है तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोनों के सर पर मौत जो खड़ी थी। छत पर उषा बेहद डरावनी चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक इस बंगले से बाहर कोई बचकर नहीं भाग पाया, तुम दोनों क्या जाओगे? हंसते हुए चुड़ैल दोनों की ओर बढ़ती है। सुमित और दिशा घबराकर पीछे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथ लंबे करती है और उसके हाथ पीठ से उनके अंदर घुस जाते हैं और पेट फाड़ देते हैं। दोनों वहीं पर मर जाते हैं।
और चुड़ैल हंसने लगती है। इंसान को कभी भी राह चलते अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कहीं भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें, मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी, जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा, यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक्के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा। हे आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ। आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं।
तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है। किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। अरे हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं। समय पूर्ण हुआ आत्मा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ।
धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा, कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाबा, चला जा अपने ढाबा। अरे वाह, भूतनी के भूत, तुझे किसने बताया कि मैं पहले ढाबा चलाता था? जितने भी लोग तेरा खाना खाकर मरे, उन्होंने बताया था मुझे। ओह, भगवान उन भूतों की आत्मा को शांति दे। वैसे तुम भी आओ कभी हमारी गली। बाबा, भाग जा यहाँ से। यहाँ कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग पर डायलॉग मारे जाएगा और मैं उसका काउंटर करूंगा। मैं भूत हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, भाग जा यहाँ से। तू कौन होता है बे भूतनी के भूत, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला? मेरी क्या तू मम्मी है? नहीं ना? तो जा, मैं तेरे से नहीं डरता। दिमाग खराब मत कर। क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा। खामोश, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बाबा डरता है तो सिर्फ मम्मी की मार से। अरे बाबा, भूत को भाषण देना छोड़िए और प्लीज अंदर आकर हमें बचाइए। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं आया, अंदर आ गया। देखा है मैंने टूटू सपना, भूतों के नगर में घर अपना। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है मेरे भूत 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 राजा? मेरा मजाक उड़ाता है तू? इनके साथ अब तू भी मरेगा। डम डम गिला गिला, मौसम भीगा भीगा। मैं तो आया भाई कल्ला, हाय अल्लाह स्वाहा। तू जो भी है कातिया, सामने आके दिखा। आज तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा नहीं डाला तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। झुम 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 झुमरू, आजा। जीजू, ये सच में सच्ची वाला बाबा है या जू से भागा हुआ कोई जोकर है? जू में एनिमल रहते हैं मयंक, जोकर नहीं। सॉरी दीदी, कंफ्यूज हो गया हूँ इसे देखकर। चुप कर, बाबा भी हैं। बहुत सारी आधी अधूरी फिल्मों में क्या काम किया है इन्होंने बाबा का। आधी अधूरी मतलब? कि कोई भी फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी। मर गए। अबे ओ भूतनी के भूत, पीछे से क्या वार करता है? हिम्मत है तो सामने से वार कर। सुन रहा है तू भूतनी के भूत? सामने आजा, वरना जंजीर से बांध कर जन्नत की सैर करवाऊंगा मैं तुझे। भौकाल मचा दूंगा मैं मोगली। बचाओ बचाओ, एक कमीने भूत ने तोड़ डाला रे। हाय अम्मा। जीजू, दीदी, मैं कह रहा हूँ ये पागल बाबा खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। कैसी बात कर रहा है? ये एक रिस्पेक्टफुल बाबा है। रिस्पेक्टफुल नहीं, ये फूल बाबा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे भूतनी के भूत। पूरे 2000 का सवाल है यार। ओम भट भट आलिया भट्ट, सामने आजा भूतनी के झटपट। ओम फट फट आलिया भट्ट स्वाहा। आजा आजा भूतनी के, आजा 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 भूतनी के,
आजा 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 फट फट स्वाहा आजा। क्योंकि बाबा पगला गया है। घुमा डाला, आए घुमा डाला। दीदी, जीजू, तूने बाबा को भी शक्तिमान बना दिया। हाय रे मेरा सर फूट गया रे बाबा। बाबा अब ठीक है? बेटा, इस भूतनी के भूत ने तो मेरे शरीर की 306 हड्डियां तोड़ डाली। आए पर बाबा, शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। वही तो बेटा, इस भूतनी के भूत ने न जाने कहां से 100 एक्स्ट्रा हड्डियां तोड़ डाली हैं। मैंने पहले ही कहा था भाग जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे यार ठीक है, नहीं मानी, हो गई गलती। हर इंसान से गलती होती है, इस बाबा से भी हो गई, कौन सी बड़ी बात है। पर ऐसे थोड़ी ना करेगा तू। बचपन में मम्मी मार मार कर थोबड़ा सुझा देती थी, अब इस उम्र में तू मारने आ गया। थोड़ी तो इज्जत कर भूतनी के भूत, कुछ तो इंसानियत मतलब भूतानियत दिखा। अगर तुझे मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार के खुश हो जाता। इस तरह धुलाई करने की क्या जरूरत थी यार। थप्पड़ मारने में मजा नहीं आता बाबा, धुलाई करने में ही मजा आता है। अबे ओ भूतनी के भूत, तू ना तो मार रहा है ना तू मर रहा है। कोई एक काम तो ठीक से कर मेरे बाप, बहुत नाम है मेरा, नाम खराब मत कर। चल छोड़, तू ये बता तू चाहता क्या है। मेरी बात सुनो। अबे तो सुना देना भाई, हम कौन सा तुझे ना कहने की सिचुएशन में है। जो सुनाना है सुना दे, बस ऐसे ही मार मार कर इज्जत का फालूदा मत कर। इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। यही सही मौका है भूत के चंगुल से भागने का। भूत भाई, तुम दरवाजा खोलो, मैं इस आदमी को अभी बुला कर लाता हूँ। अबे ओ भूतनी के भूत, मैं तो तेरे ही काम से जा रहा था, फिर मुझे क्यों पटका। अबे ओ बाबा का ढाबा, माना कि मेरा शरीर नहीं है लेकिन दिमाग अभी भी है। मैं सब समझता हूँ, तू भागने की फिराक में है। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो इसी घर का ओनर है। अरे जानते हो तो बुलाओगे कब? तुम्हारे मरने के बाद कौन लगाओ उसे बच्चा। हेलो हेलो प्रकाश जी, आप अभी इसी वक्त हमारे पास आ जाइए, जरूरी काम है। सॉरी, मैं भी एक जरूरी काम में हूँ, बाय। उसको बोलो तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा खजाना मिला है, अगर वो नहीं आया तो तुम उस खजाने को लेकर चले जाओगे। हेलो प्रकाश जी, सॉरी मैंने फिर फोन किया, पर आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका घर है इसलिए। दरअसल हमें आपके घर में खजाने से भरा एक बॉक्स मिला है जिसमें सोने चांदी के जेवर हैं। अगर आप नहीं आए तो हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे, फिर डिपॉजिट लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। खजाना? नहीं नहीं, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। आ गया बकरा। कहाँ है खजाना? मुझे मेरा खजाना दे दो मेरा खजाना। इतनी भी क्या जल्दी है पापा? कौन?
मुझे पहचाना नहीं पापा? अरे आपने ही तो मेरी दौलत हड़पने के लिए मेरा खून किया था। भूल गए अपने सौतेले बेटे को पापा? ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ! तेरी वजह से भूत भाई ने हमें बहुत धोया है। अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो अमर बेटा, छोड़ दो। भला कोई अपने बाप को मारता है क्या? अरे नासपीटों, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कमीनों, मुझे बचाओ! अबे ओए लालची इंसान, तेरा भूत बेटा अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की नहीं सुनता, तो हमारी क्या सुनेगा? और एक बात और, अब तुमने इसे भूत बनाया है तो अब तुम ही भुगतो। अमर बेटा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं तेरा बाप हूँ बेटे। तुम बाप नहीं, पाप हो। आज से यह घर तुम दोनों का हुआ। तुम्हें मैं स्कूल चलाने की जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ तुम गरीबों को पढ़ने दोगे और उनसे एक भी पैसे नहीं लोगे। तो फिर भूत जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना। मैं हूं ना? ये तो शाहरुख की फिल्म है। अबे भूतनी के। ओह सॉरी, भूत तो मैं ही हूँ। अबे मैं हूं ना। अबे मैं हूं ना का मतलब मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। ये भूतनी का भूत तो दानवीर कर्ण है। ये तो मेरा भी उद्धार कर देगा। चलो अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे भूतनी के, तुमने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। दर्द के बदले में मुझे भी तो कुछ दवा दो। तूने क्या किया? तूने तो बस फिल्मी गाने गाए हैं। असल मेहनत तो मेरी हुई, तुझे उठा उठा कर पीटने में। देख, मेरे हाथ में मेहनत के छाले भी पड़ गए हैं। ओह, नॉट टू वरी। चला, प्रूफ ऑइंटमेंट मैं लगा दूंगा। लेकिन कुछ भी है, मेरी जगह कोई और होता तो क्या आता? नहीं ना, डर के मर जाता। पर मैं आया ना, ऊपर से तुम्हारी बात मैंने ही तो सुनी। ये लोग सुनते तो क्या मैं यहाँ आता? तुम यूं ही गला फाड़ते रह जाते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर मैंने तुमसे कहा, सुना अपनी बात। और भूत भाई, तुम्हारी मुक्ति की भी तो बात है। ये लोग तो मुझे 2000 देंगे ही, लेकिन आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। वैसे भी आजकल हम बाबाओं का मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बाबा का कुछ तो सोचिए। इन दोनों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कठिन था, इसलिए मेरा इनाम तो बनता है। भूत भाई, दे दीजिए ना कुछ इन्हें भी। कहीं दर्द भरे गीत गाने बैठ गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथ आगे करो। मेरा हाथ तोड़ने का विचार तो नहीं है ना, क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ टूट चुका है। हाथ तो आगे करो। ये 5 सिक्के सोने के हैं बाबा। जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चल, बाय बाय, टाटा सायोनारा, दानवीर भूत की जय। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों। किसी इंसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, उसे अपने जीने पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा इंसान ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और अगर बात उसके रंग की हो तो वो और भी भयानक कदम उठा सकता है। आज के इस कलयुग में हम ऐसी ही एक कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। शहर के एक बड़े से कॉलेज में एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ने आती थी। वो पढ़ाई में बेहद होशियार होने के कारण क्लास में हमेशा टॉप आती थी, पर वो हमेशा दुखी और अकेले रहती थी, और इसकी वजह थी उसका काला रंग। उसे अपने काले रंग से बहुत शर्म आती थी,
क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली बाकी लड़कियां भी उसके काले रंग से चिढ़ती थी। एक दिन कॉलेज छूटने के बाद जब दिव्या अपने घर जा रही थी, तब अचानक उसकी दो सहेलियां अंजू और नीता उसके सामने आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या बात है दिव्या रानी, आज बड़ी भागी भागी घर जा रही हो? कुछ नहीं, मुझे परेशान मत करो, जाने दो। अरे चली जाना, पर कुछ देर हमारे साथ थोड़ी बात तो कर लो। क्या पता बात करते करते हमारा गोरा रंग थोड़ा सा तुम पर भी आ जाए और तुम भी इतनी बदसूरत ना लगो। अंजू और नीता हंसने लगी। दिव्या को नीता की बात का बुरा लगा। अरे नहीं नीता, ऐसा भी तो हो सकता है कि बात करते करते इस काली का रंग हम पर आ जाए और हमारी खूबसूरती बिगड़ जाए। नहीं अंजू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका काला रंग तो एकदम पक्का है। मरते दम तक ये काला रंग इसके चेहरे से थोड़ा भी कम नहीं होगा। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम सब कितने बुरे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है तुम्हें? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। निकल अब, आई बड़ी तकलीफ बताने वाली। हाँ तो, और कल जरा अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाना, क्या पता शायद थोड़ा काला रंग निकल जाए। दोनों फिर से हंसने लगे। दिव्या रोती हुई वहां से चली गई। दिव्या रोती हुई अपने घर आई। घर में उसकी माँ भी थी। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? टीचर ने कोई सजा दी? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? क्लास की सभी लड़कियां मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। दिव्या बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये सब तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। इतना कहकर माँ अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। कोई मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की कितनी तकलीफ होती है, ये मैं किसको बताऊं? दिव्या वहीं रोती रही। कुछ दिन बाद दिव्या मुस्कुराती हुई कॉलेज आई। सब लड़कियां उसे फिर से चिढ़ाने लगी। दिव्या चुपचाप जाकर अपने बेंच पर बैठ गई। अंजू उसके बगल में आकर बैठी और उससे बात करने लगी। क्या हुआ, आज बड़ी खुश लग रही हो? कुछ नहीं हुआ, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, तुम गोरी होने वाली हो क्या? नहीं, उससे भी अच्छी बात होने वाली है। शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या ठीक होने वाला है और कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बोल रही हो। नहीं, पर वो सब छोड़, ये ले चॉकलेट खा, मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या बात है, चल, तेरा इस क्लास में आने का और मुझसे मिलने का कुछ तो फायदा हुआ। अंजू ने वो चॉकलेट ली और खा ली। वाह, बहुत अच्छी बनी है। और है? नहीं, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन घर पर बहुत सारे हैं। ये सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कल ज्यादा लेकर आना। अगले दिन जब दिव्या कॉलेज आई तो क्लास में सारी लड़कियां एक जगह जमा थी। दिव्या नीता के पास गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आ गई तू, कलमुही, तेरी ही कमी थी। लेकिन हुआ क्या? अंजू कल रात से बहुत बीमार है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। दिव्या अंजू की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो अपने बेंच पर आई। मतलब ये चॉकलेट सही में काम करता है? मतलब अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजू का काम तो हो गया, अब इन सबकी बारी है। दिव्या ने अपने बैग में से बहुत सारी चॉकलेट निकाली और वापस उन लड़कियों के पास चली गई। सुनो, मुझे पता है कि तुम सब बहुत परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। इन्हें मेरी माँ ने घर पर बनाए हैं। तुम सब खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मुंह लटकाकर बैठे रहने से भी क्या होगा? और इस काली ने पहली बार कुछ लाया है, तो खाकर देखते हैं। सब लड़कियों ने चॉकलेट्स खाई और अपनी जगहों पर बैठ गईं।
अगले दिन अंजू कॉलेज आई। दिव्या ने जब अंजू के चेहरे को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अंजू का चेहरा दिव्या की तरह काला पड़ गया था। अब कैसा लग रहा है काला रंग? अब चिढ़ाओ मुझे, चिढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब तुमने किया है। उस चॉकलेट में जरूर तुमने कुछ मिलाया था और इसलिए मेरी ये हालत हो गई है। अंजू ने दिव्या की कंप्लेंट कॉलेज के प्रिंसिपल को की। प्रिंसिपल ने दिव्या और उसकी माँ को कॉलेज बुलाया। तब तक सारी लड़कियों का रंग काला पड़ चुका था और उसे देखकर दिव्या बहुत खुश थी। ये सब क्या हो रहा है? आपने दिव्या को ऐसी कौन सी चॉकलेट्स बना कर दी है जिससे ये सब हो रहा है? मैंने तो इसे कोई भी चॉकलेट नहीं दी। दिव्या, सर क्या बोल रहे हैं? जवाब दो। सर, ये चॉकलेट मुझे माँ ने नहीं दी थी। फिर किसने दी और क्यों? सर, एक दिन मैं कॉलेज के पीछे रो रही थी क्योंकि ये सब मुझे मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। क्या बात है बेटी? ऐसी सुंदर सुबह के वक्त तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं वही हूँ, तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला। मुझे अपनी समस्या बताओ। मुझे मेरे क्लास की सभी लड़कियां मेरे काले रंग की वजह से चिढ़ाती हैं और इस बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, इस बात का समाधान है मेरे पास। मांत्रिक ने काले जादू से बहुत सारी मायावी चॉकलेट्स बनाई और दिव्या को दे दी। ये तुम उन लड़कियों को खिला दो जो तुम्हें चिढ़ाती हैं। बाकी सब काम ये चॉकलेट्स करेंगी। अब तुम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के कहने पर मैंने ये सब किया और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब अब मेरी तरह ही दिखने लगी है। अब कोई मुझे काली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। प्रिंसिपल को सारी बात समझ में आ गई। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम दिव्या को उसके रंग की वजह से चिढ़ाती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही किया, पर तुम लोगों की गलती इसमें ज्यादा है। इस हादसे के बाद प्रिंसिपल ने उस मांत्रिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो लड़कियां वैसी की वैसी ही रही, काली। एक रात की बात है। आशा नाम की एक औरत कहीं से लौट रही थी। वो एक सुनसान मेट्रो स्टेशन में आई। ये मेट्रो स्टेशन इतना सुनसान क्यों है आज? बाप रे, बाप रे, इतनी गंदगी, ऊपर से अंधेरा अलग। पहली बार इस मेट्रो स्टेशन में आई हूँ, अगली बार नहीं आऊंगी। तभी आशा को कराहने की आवाज आती है। आशा वहीं रुक जाती है। ये क्या था? कौन है यहाँ? आशा पीछे देखती है तो उसके पास से एक परछाई गुजरती है। आशा डर जाती है। आशा की सांस फूलने लगती है। सांस फूलने की वजह से वो जोर से चिल्ला भी नहीं पाती है। बचाओ, बचाओ। आशा दिल की मरीज थी। थोड़ा सा भागकर वो रुक गई और उसकी सांसें फूल गई। तभी आशा के ऊपर 2-4 खून की बूंदें गिरती हैं। आशा ऊपर देखती है। 15-16 साल की एक लड़की ऊपर चल रही थी और उसका खून आशा के ऊपर टपक रहा था। डर के मारे आशा को दिल का दौरा पड़ गया और वही तड़पते तड़पते वो मर गई। अगले दिन पुलिस आशा की मौत को हार्ट अटैक समझकर केस क्लोज कर देती है। उसी दिन रात के लगभग 8 बजे एक बच्चा मेट्रो स्टेशन के पास बॉल से खेल रहा था। उसका बॉल मेट्रो स्टेशन के भीतर चला जाता है और बॉल ढूंढने वो भी अंदर चले जाता है। कहाँ गई बॉल? यही तो आई थी। तभी उसे बॉल पटकने की आवाज आती है। उस बॉल के साथ वही लड़की खेल रही थी, सर बालों से ढका हुआ और कपड़े गंदे। वो मेरा बॉल है, मुझे दे दो। तुम मेरे साथ खेलोगे? ठीक है। भूतनी बॉल दूर फेंक देती है। अरे इतना दूर नहीं फेंकना था, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना।
बच्चा बॉल लाने पीछे जाता है। बॉल उठा के जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो भूतनी बच्चे के सामने खड़ी हो जाती है और बाल हटा के उसके सामने हंसते हुए कहती है, अब तो मेरे साथ यही खेलता रहेगा। बच्चा उसकी डरावनी शक्ल और हंसी देख के डर जाता है और चिल्लाते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर भागने लगता है। वो भूतनी वापस ऊपर सीलिंग पर चलने लगती है। अब तू मेरा दोस्त है, तू यहीं रहेगा। हम एक साथ बहुत खेलेंगे। बच्चा रोते हुए भागता है। तभी बच्चे की माँ उसके सामने आ जाती है। तू मेट्रो स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी। मम्मी मम्मी वो मुझे मार देगी, मेरा पीछा कर रही है। कोई नहीं है तेरे पीछे। तू रोना बंद कर और घर चल। हर दिन तेरी नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, भूतनी दोनों को वापस अंदर खींच लेती है। उन दोनों को बेरहमी से मार देती है। कहती है, जो कोई भी रात के समय इस मेट्रो स्टेशन में कदम रखता है, उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से भी नहीं गुजरता। कभी कभी आधी रात में उसी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और कभी रोते हुए मुझे बचाओ की भी आवाजें आती हैं। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में अब पूरे शहर में बातें होने लगी हैं। मधु को जब इस मेट्रो स्टेशन का पता चला तो उसने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। तुझे भूत देखने थे ना? चल, तुझे आज रियल का भूत दिखाती हूँ। मुझे भूतों पर रिसर्च करते हुए 2 साल हो गए, पर आज तक एक भी भूत नहीं दिखा। इस बार जरूर दिखेगा। मधु और अनिकेत को भूतों में बहुत दिलचस्पी थी। उन दोनों ने इस विषय में पढ़ाई भी की थी। उनकी यही दिलचस्पी उन्हें मेट्रो स्टेशन तक खींच लाई। वो दोनों वहां पहुंच गए। यही भूतिया मेट्रो स्टेशन है क्या? हाँ, लोगों का तो यही कहना है। पर मुझे किसी भी तरह से ये मेट्रो स्टेशन भूतिया नहीं लगता। ये तो नॉर्मल मेट्रो स्टेशन की तरह है। इतने भीड़ भाड़ वाले मुंबई में थोड़ी ना कोई भूत रहता होगा भला। अरे यहाँ इंसानों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। अरे गधे, पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे तो चल। भूत होगा भी तो नीचे ही होगा। और क्या पता अंदर जाते ही कोई भूत या भूतनी मिल जाए। अच्छा जी, चलो ठीक है। ये देख, मैं एनर्जी मशीन भी लाई हूँ। जैसे ही कोई एनर्जी हमारे आसपास होगी, ये ग्रीन लाइट रेड हो जाएगी। ठीक है, अब तू बोल रही है तो जाके देख लेते हैं, वरना मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। इतने सालों में तो भूत कोई दिखा नहीं, अब क्या मिलेगा? और मिल भी गया तो क्या करेंगे? मैंने गंगा जल भी ले लिया है। अगर वो भूत स्ट्रांग होगी तो गंगा जल हमें सेफ रखेगा। चल चल अंदर चल। गंगा जल, वाह, जैसे आज सच में भूतनी मिलने वाली है और तू उसे मार ही देगी। दोनों मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हैं। उनकी मशीन अभी भी ग्रीन ही थी। देखा, भूत ऐसा कुछ नहीं है इस मेट्रो स्टेशन में। बस लोगों ने फालतू का ढिंढोरा पीट कर रखा है। भूतिया मेट्रो स्टेशन, भूतिया मेट्रो स्टेशन। हाँ यार, इस मशीन की लाइट रेड नहीं हुई और यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हो रहा है। वही तो, चल अब वापस चलते हैं। बेफिजूल इतना टाइम वेस्ट कर दिया। वो दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने ही वाले थे कि उनकी मशीन की लाइट अचानक से रेड हो गई। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई भूत या शक्ति है यहाँ। देख, ये कितनी जोर जोर से ब्लिंक हो रहा है। मतलब यहाँ सच में भूत है? हाँ। दोनों रुक गए। तभी पायल की आवाज आने लगी और दोनों आवाज का पीछा करने लगे। वो देखते हैं कि एक कोने में एक लड़की अपना सर झुका के रो रही थी। दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है।
वही भूत है, भाग! वो भूतनी अनिकेत की गर्दन पकड़ के उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मधु अनिकेत को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भूतनी मधु को भी धक्का दे देती है। अनिकेत का मुंह लाल हो जाता है। धीरे धीरे अनिकेत की आंखें बंद होने लगी हैं। तभी मधु जल्दी से गंगा जल निकालती है और भूतनी के ऊपर छिड़कती है। गंगा जल से भूतनी जलने लगती है और अनिकेत को छोड़ देती है। हम तो तेरी मदद करने आए थे और तू मेरे ही दोस्त को मारने वाली थी। अभी तुझ पे गंगा जल डाल के तुझे जला दूंगी। आज तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। तुम भूत कैसे बनी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मेरा नाम ज़ारा है। 5 साल पहले मैं कॉलेज से घर जा रही थी और इसी मेट्रो स्टेशन में 5 लोग बैठकर दारू पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और उसी में मेरा सर दीवार पे जा टकराया। बहुत खून निकल रहा था। वो लोग डर के मुझे वहीं छोड़कर भाग गए और मैं मर गई। तब से यही भूत बनकर कैद हूँ। ज़ारा की कहानी सुनकर अनिकेत और मधु की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों ज़ारा से नजर तक नहीं मिला पा रहे थे। अचानक से भूतनी उनके पीछे आ जाती है और उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है। दोनों छटपटा रहे हैं। थोड़ी बातें क्या कह दी, तुम दोनों तो रो पड़े। बड़े बेवकूफ हो। भूतनी ने सामने की दीवार पे दोनों का सर पटक पटक के उनकी जान ले ली। इस मेट्रो स्टेशन में आने वाला मरेगा, जरूर मरेगा।